आप चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोल इंडिया के, ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कोल माइनिंग की आपके सामने जुड़ती हुई दिख रही है। अग्रवाल साहब नमस्कार, शुभ प्रभात और शुभ दिन। आपने इतना अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बढ़िया आपको शुक्रिया। बताइए किस हिसाब से आप यहाँ पर सन 2022 के लिए अपने सेल्स टारगेट्स देख रहे हैं और इन्वेंट्री लेवल्स फिलहाल क्या हैं? ताबड़तोड़ तेजी हम लोग कोल प्राइसेस में देख रहे हैं दुनिया भर में और भारत में भी। नमस्कार। इस वर्ष हमारे यहाँ डिमांड काफी ज्यादा है, मांग के अनुसार हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए भी कमिटेड हैं। आज के दिन भी हमारे पास लगभग 42 मिलियन टन का स्टॉक है। आने वाले समय में ये स्टॉक बढ़ता जाएगा और ईयर एंड तक लगभग 70 से 80 मिलियन टन का स्टॉक हमारे पास होगा। इसके अतिरिक्त आपने दूसरी मांग के बारे में बात की और सप्लाई के बारे में बात की। मांग इस साल काफी ज्यादा है। पिछले साल हम लोग लगभग 576 मिलियन टन सप्लाई किए थे, लेकिन इस बार हमारा टारगेट 740 मिलियन टन है। 740 शायद प्राप्त करने में दिक्कत हो, लेकिन 720 से 30 मिलियन टन के आसपास हम लोग इस साल जरूर डिस्पैच करने में सक्षम होंगे। अग्रवाल साहब, एक और चीज़ है, अगर आप देखें कोर डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिस प्रकार की अगर आप देखें पावर कंपनियों की तरफ से डिमांड आ रही है, आपको क्या लगता है इस डिमांड में कितना और सब्सटेंशियल जंप हो सकता है? और दूसरी बात, इसके चलते प्राइस हाइक की कितनी पॉसिबिलिटी है सर, और ये प्राइस हाइक लाइकली टू बी इसका अनुपात क्या होगा? आपके जहन में क्या आता है इसको देखकर? देखिए, जब प्राइस राइज की बात करते हैं तो कोल इंडिया दो तरह से कोयला बेचता है, एक तो एफएसए के थ्रू और दूसरा होता है ई ऑक्शन के थ्रू। ई ऑक्शन में पिछले साल से काफी ज्यादा तेजी है। ऑलरेडी हम लोग 40 से 50% प्रीमियम उसमें प्राप्त कर रहे हैं और आने वाले समय में ये थोड़ा सा और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में कोल डिमांड थोड़ी और बढ़ेगी। जहां तक एफएसए का प्रश्न है, उसमें तत्काल प्राइस बढ़ाना, एकदम से प्राइस बढ़ाना संभव नहीं होता है। सारे स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करना बहुत जरूरी होता है, उनसे चर्चा करके, और तभी प्राइस बढ़ सकता है। यद्यपि ये कहना मेरे लिए काफी कठिन होगा कि कितना प्राइस राइज होगा, लेकिन यदि आप प्राइस राइज की हिस्ट्री को देखें तो पिछले 4 साल में कोल इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया है। लास्ट प्राइस हाइक जनवरी 2008 में हुआ था। उसके पश्चात डब्ल्यूपीआई 20% से ज्यादा बढ़ चुका है, सीपीआई भी 15-16% बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में हमारे सारे खर्चे बढ़ चुके हैं। हमारे इस साल वेज कॉस्ट में नेगोशिएशन हो रहा है, उसके कारण भी खर्च बढ़ेगा। डीजल के कारण खर्चा बढ़ गया है, एक्सप्लोसिव्स का कॉस्ट बढ़ गया है। इन सब खर्चों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आवश्यक है कि हम लोग प्राइस बढ़ाएं। कितना बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा अभी मैं कहने में सक्षम नहीं हूँ। जी अग्रवाल साहब, हम लोग काफ़ी समय से इस बात पर चिंतित हैं कि जितनी असीम भंडार कोल का आपकी कंपनी के पास है, उतनी आप समझिए तेज़ी से इस भंडार को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे भारत की इकोनॉमिक और जीडीपी ग्रोथ के लिए। किस हिसाब से आप उम्मीद करते हैं कि आपका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा काम करता हुआ दिखेगा FY23 तक? कितना पैसा आप माइंस को और प्रोडक्टिव करने में लगाएंगे? देखिए, इस साल हम लोगों का टारगेट लगभग 17,000 करोड़ रुपया कोल को इवैक्यूएशन और कोल माइंस डेवलपमेंट के ऊपर है। अगले साल भी लगभग इतना ही पैसा या इससे थोड़ा ज्यादा पैसा हम लोग खर्च करेंगे। तो FY23 एंड तक लगभग 30 से 35,000 करोड़ रुपया कोल इंडिया अपने माइंस को डेवलप करने के लिए, इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, इन सब कोल रिलेटेड एक्टिविटीज पर खर्च करेगा। अच्छा सर, अग्रवाल साहब, एक और चीज़, मैं थोड़ा सा कॉस्ट कंपोनेंट पे आता हूँ। अभी तक आपने एक्सपेंशन प्लान पे अगर आप देखें अपने कमेंट्स दिए और आपने ई ऑक्शन में प्राइसेस और एग्जैक्टली प्राइस आउटलुक शेयर किया। थोड़ा सा मैं आपके मार्जिन से बातचीत करता हूँ, कॉस्ट कंपोनेंट्स के बारे में बात करता हूँ। FY22 तक कुल मिला के इन टर्म्स ऑफ वेज हाइक कितना होगा, और साथ ही साथ इसका क्वांटम कितना होगा, इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? वेज हाइक में हम लोगों की जो ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ, वो जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है और प्लस 3% होता है। इसके साथ साथ एक फैक्टर जो कोल इंडिया के पक्ष में जाता है वो है कि रिडक्शन इन मैन पावर। हमारा मैन पावर लगभग 13 से 14,000 या नेट रिडक्शन 14 से 14,000 के आसपास हर साल होता है, और उसके कारण वेज हाइक उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी नॉर्मल टाइम में होनी चाहिए।
अगर आप पिछले 3-4 साल का देखेंगे तो हमारा वेज कंपोनेंट लगभग कांस्टेंट रहा है बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। यदि हमारे इन्फ्लेशन नहीं होता और नॉर्मल इंक्रीज नहीं होती तो एक्चुअली नेट डिक्रीज हुआ होता। लेकिन इस साल विशिष्ट वर्ष है क्योंकि इस साल हम लोगों को वेज नेगोशिएशन करना है। अब इसमें वेज नेगोशिएशन में क्या फाइनल होता है यह आज से अंदाज लगाना कठिन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे खर्चों पर अवश्य पड़ेगा। अग्रवाल साहब, पूरी दुनिया में हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त होड़ देख रहे हैं कोल को सोर्स करने की, और चाइना में आप देख रहे हैं किस हिसाब से पावर शॉर्टेजेस होती हुई दिख रही हैं। आपका अपना व्यक्तिगत अनुमान क्या है, कोल प्राइसेस यहां से कितना बढ़ सकते हैं ग्लोबली? आप किन्हीं कारणवश इन प्राइसेस को नहीं बढ़ा रहे, लेकिन सेंटिमेंट आपका स्टॉक उसी से लिंक्ड है। ग्लोबली ऑलरेडी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लगभग 3-4 गुना अगर एक साल में आप देखेंगे तो वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि का एक कारण, तत्काल वृद्धि का एक कारण ये भी है कि लोगों को यह अनुमान था कि आने वाले समय में शायद ये डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई लाइंस बढ़ जाएंगी, तो शायद प्राइस राइज रुक जाए। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों ने अपने आप को डी स्टॉक कर लिया है, उनके पास स्टॉक में भी कम है। ऐसी स्थिति में डिमांड और बढ़ने की संभावना है। तत्काल प्रोडक्शन कहीं पर भी बढ़ता दिख नहीं रहा है। इंडोनेशिया में कोविड कंट्रोल में आ गया, इसके लिए हो सकता है कि वहां से कुछ डिमांड, कुछ सप्लाई लाइंस बढ़ जाए, लेकिन नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता है कि ग्लोबली प्राइस कम होगा। कुछ कुछ राइज ही होने की संभावना मुझे प्रतीत होती है। ओके, चलिए अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल हुए और सभी अगर आप देखें पहलुओं पे, चाहे वो प्राइस हाइक की पॉसिबिलिटी हो, वेजेस पे हो, एक्सपेंशन पे हो, अंतर्राष्ट्रीय अगर आप देखें कुल के प्राइसेस पे अपना रुख रखा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको इस क्वार्टर के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए पूरे परिवार की तरफ से, CNBC आवास परिवार की तरफ से शुभकामनाएं सर। ये थे श्री प्रमोद अग्रवाल, CMD कोल इंडिया की बातचीत कर